डिस्चार्ज होने के बाद अब आपको बेबी की देखभाल कैसे करनी है, क्या वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एट होम। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूबॉर्न बेबी केयर। सो डियर मॉम, अब आपकी डिलीवरी हो चुकी है। आपका और आपके बेबी दोनों का ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अब पूरी जिम्मेदारी बेबी की आपके ऊपर होती है। इनिशियल दिनों में आपको बेबी की किन इम्पोर्टेंट बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली वो न्यू मदर जिनके घर पर कोई एक्सपीरियंस पर्सन उन्हें एडवाइस देने के लिए नहीं होता है, तो वो अपने बेबी का ध्यान कैसे रखें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको न्यूबॉर्न बेबी में बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं, जिन्हें अगर थोड़ा भी इग्नोर किया गया तो कई बार वो सिचुएशन इतनी इमरजेंसी वाली हो जाती है कि आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, न्यू बेबी केयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। जी हाँ, अब घर आने के बाद आपको अपने बेबी को एक्सक्लूसिव फीड देना है। फीड ब्रेस्ट मिल्क भी हो सकता है और आपका फॉर्मूला मिल्क भी हो सकता है, जिस पे भी आपका बेबी डिपेंडेंट है वो आपको देना है। आपको हर 1.5 से 2 घंटे बाद बेबी को फीड देना ही देना है। बेशक आपका बेबी सो रहा हो या कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हो, आपको बेबी को फीड देना ही देना है। कई बार ये होता है कि बेबी रात को बहुत ज्यादा गहरी नींद में होता है, तो उस कंडीशन में माँ को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको अपने बेबी को जगा करके फीड देना ही देना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने जो 2 घंटे पहले फीड दी थी और दोबारा 2 घंटे बाद फीड देने पे हो सकता है आपका बेबी बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में फीड ले रहा हो, बट आपको फीड देना ही देना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपने जो बेबी ने जो कम क्वांटिटी में फीड लिया, इसके बाद जो आपको फिर से 2 घंटे बाद फीड रिपीट करना है, वो हो सकता है आपका बेबी, क्योंकि आपके बेबी ने बहुत कम क्वांटिटी में फीड लिया है, तो कई बार ये हो सकता है कि आपका बेबी 1 घंटे बाद ही फीड मांगने लगे, तो आपको वो 1 घंटे बाद फीड रिपीट करना ही करना है। गाइस, बात ये आती है कि आपको 2 घंटे में तो आपको बेबी को फीड देना ही देना है, बट ऑन डिमांड भी देना है। अगर उससे पहले आपके बेबी को भूख लग जाती है या वो फीड के लिए आपसे डिमांड कर रहा है, तो आपको फीड देना ही देना है, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे ऑन पूरा का पूरा आपके फीड पे ही डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें ऊपर से और कुछ भी नहीं दिया जाता। इसलिए आपको आपके बेबी को एक्सक्लूसिव फीड देना ही देना है। कई बार ये होता है कि रात को बेबी जगता नहीं है, इस कंडीशन में क्या होता है कि मदर्स उन्हें फीड नहीं करवाती हैं, जिस वजह से बेबी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में चला जाता है और कई बार उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना भी पड़ जाता है। इसलिए डिहाइड्रेशन से बचे रहने के लिए आपको आपके बेबी को फीड करवाना ही करवाना है। अगर आपका बेबी पूरे दिन भर में 7 से 8 बार यूरिन पास करता है और नाइट टाइम में 4 से 5 बार यूरिन पास कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आपका बेबी हाइड्रेटेड है और वो ठीक से फीड ले रहा है। बट अगर इससे कम आपका बेबी यूरिन पास कर रहा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका बेबी कहीं ना कहीं आपके बेबी का ओरल इनटेक कम हो रहा है। तो आपको अपने बेबी के फीड पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे आपके फीड के अलावा और कुछ भी ऊपर से नहीं लेते हैं, वो टोटली डिपेंड होते हैं फीड पर। तो आपको कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम जितना बेबी लेता है उतना फीड आपको देना ही देना है एवरी 2 आवर्स पे। वो 2 आवर्स से पहले भी हो सकता है ऑन डिमांड। सो आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देना है। टिप नंबर 2, बर्पिंग। अब गाइज, आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड दे दिया है, हर 2 घंटे पे आप अपने बेबी को फीड दे रहे हैं। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एवरी फीड के बाद आपको अपने बेबी को बर्पिंग जरूर करवानी है, यानी कि उसे डकार जरूर दिलवानी है। शुरुआती दिनों में आपको बेबी की डकार सुनाई नहीं देगी या पता नहीं चलेगा, बट फिर भी आपको डकार दिलानी है। डकार दिलाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि बेबी को फीड कराने के बाद कंधे पे लेके उसके पीठ को सहलाइए।
अगर आपको डकार नहीं भी सुनाई देती है या बेबी डकार नहीं भी लेता है तो भी आपको 20 से 25 मिनट तक इस प्रोसेस को करना है। बच्चे को कंधे पे लेके उसके पीठ को सहलाना है। इससे क्या होगा कि बच्चा 20 से 25 मिनट के अंदर में डकार ले लेगा। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि बेबी डकार नहीं लेता है, बट फिर भी आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। डकार दिलाने के लिए आप अलग अलग पोजीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पोजीशन लोग कंधे पे रखना मानते हैं। इसके अलावा आप थाइस पे बिठा के बेबी की नेक को, फेस को थोड़ा सपोर्ट देके तो भी उसके पीठ को सहला सकते हैं, या फिर आप बेबी को हल्का सा टिल्ट करके उसके पीठ को हल्का सा सहला सकते हैं। इस कंडीशन में भी बेबी बर्प ले लेता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि बेशक आपका बेबी की डकार आपको सुनाई ना दे, बट फिर भी आपको 20 से 25 मिनट तक बेबी को बर्पिंग कराने की कोशिश करनी है। ठीक है गाइस, तो आपको बर्प जरूर 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 करवाना है। ओके गाइस, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान। टिप नंबर 3, लेटरल पोजीशन। अब गाइस आपने फीड करवा दिया, बेबी को बर्पिंग करवा दी, अब बारी आती है बेबी को बिस्तर पे लिटाने की। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेबी को हमेशा हमेशा एक साइड करवट दिला के ही लिटाना है। करवट आप लेफ्ट या राइट किसी भी साइड लिटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार आपने राइट साइड लिटा दिया, सेकेंड टाइम आपने लेफ्ट साइड लिटा दिया, बट आपको कोशिश ये करनी है कि बेबी को हमेशा एक साइड करवट दिला के ही लिटाना है, या फिर बेबी का हेड थोड़ा सा रेज रहना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि गाइस जैसे हम अडल्ट होते हैं, अगर हमें कुछ हमारे मुंह से डिस्चार्ज आता है तो हम स्पिट आउट कर सकते हैं, बट बेबी को ये नहीं आता है। तो इसलिए अगर आप लेटरल पोजीशन में या करवट दिला के बेबी को लेटाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर बेबी के मुंह से कोई सलाइवा या कुछ भी वॉमिटिंग अगर बेबी कुछ करता है तो वो साइड से, अगर आप लेटरल पोजीशन में लिटाते हैं तो वो साइड से बाहर आ जाता है। बट अगर आप सीधा लिटा के उसे सुलाएंगे तो कई बार ये होता है कि बेबी एस्पिरेट करने का उसका डर रहता है, वो सांस की नली में भी ले जा सकता है, जो एक जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी है कि बेबी को हमेशा हमेशा लेटरल पोजीशन में लिटाना है। कभी भी बेबी को आपको सीधा पीठ के बल नहीं लिटाना है। इस कंडीशन में बेबी बहुत बार सीरियस हो जाता है, इसलिए कोशिश करनी है कि बेबी को हमेशा करवट दिला के ही लिटाना है। टिप नंबर 4, सनलाइट। अब गाइस जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके लिए सनलाइट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है उसकी शुरुआती जॉन्डिस के लिए। गाइस शुरू में 7 दिन तक बच्चे को जॉन्डिस आना नॉर्मल होता है। कई बार ये होता है कि वो जॉन्डिस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस कंडीशन में बेबी को बहुत बार हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है। बट नॉर्मल जॉन्डिस में आप सनलाइट से भी उस जॉन्डिस को खत्म कर सकते हैं। तो आपको कई बार तो हॉस्पिटल में ही डॉक्टर्स आपको बेबी को सनलाइट दिखाने को बोल देते हैं, बट कई बार ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होने की वजह से 24 घंटे में आपको डिस्चार्ज हो जाता है। तो आपको घर लाकर बेबी को मॉर्निंग का जो रेड सूरज की रोशनी होती है उसमें आपके बेबी को आपको जरूर रखना है। वो रोशनी आपके बेबी को जॉन्डिस से बचाता है। तो आपको ये नहीं करना है कि समर मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी है और 1-2 बजे की धूप में अपने बेबी को जाके लेटा दिया, तो वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो मॉर्निंग की शुरुआती रोशनी होती है उसमें अपने बेबी को रखना है। उसके सारे कपड़े निकाल के अच्छे से बेबी को पलट के हर तरफ से धूप दिखा के फिर आपको अपने बेबी को नीचे ला सकते हो। बट हाँ, ये ध्यान करना है अगर मान लीजिए आप टेरेस में धूप दिखा रहे हैं और बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो उस कंडीशन में आपको अपने बेबी को छत पर नहीं ले जाना है। अगर आपकी बालकनी वगैरह में, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के रूम में ही विंडो से रोशनी आ रही होती है, तो आप वहां पे भी अपने बेबी को सनलाइट दिखा सकते हैं। बट हाँ, ये ध्यान करना है कि अगर बाहर का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है तो आपको बेबी को लेके नहीं जाना है। बट हाँ, कोशिश ये करनी है कि बेबी को धूप दिखा सको, तो वो आपके बेबी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है शुरुआती जॉन्डिस के लिए। इसके साथ ही आपके बेबी को विटामिन डी भी अच्छे से मिल जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि बेबी को मॉर्निंग का जो शुरुआती सनलाइट होती है वो जरूर दिखा सके तो अच्छा होगा। टिप नंबर 5, डायपर रैश। अब बहुत सारी मदर्स ऐसा करती हैं कि बेबी को डायपर पहनाना ज्यादा प्रीफर करती हैं। गाइस वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि बेबी को
अगर जरूरत ना हो तो डायपर ना पहनाइए। बट अगर आप फिर भी आप डायपर प्रेफर कर रही हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ टाइम बेबी के एरिया डायपर एरिया को थोड़ा सा खुला रखें, थोड़ा हवा पास होने दें। इसके अलावा आपको डायपर रैश का बहुत ज्यादा ध्यान करना है। अगर आप हमेशा डायपर यूज कर रही हैं तो हमेशा यूरिन पास, स्टूल पास के बाद बेबी को डायपर रैश क्रीम जरूर अप्लाई करें, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी अप्लाई कर सकती हैं। बट डायपर रैश का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने डायपर पहनाया और बेबी ने बहुत टाइम से यूरिन पास किया हुआ है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बेबी को रैशेस हो जाते हैं, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसलिए आपको डायपर रैश का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोशिश तो ये करनी है कि बेबी को सिंपल कॉटन क्लॉथ में बेबी को रखी। बट अगर किसी वजह से ऐसा हो रहा है, कई बार ये होता है कि बेबी नर्सरी में रह के आया है तो उसको डायपर पहनाया जाता है, या कई बार बहुत सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बेबी को डायपर पहनाना पड़ता है, तो आपको रैशेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि उस एरिया पे दाने या रेडनेस ना हो, इसलिए आप हमेशा डायपर रैश क्रीम वहां पर अप्लाई करके रखें, या आप कोकोनट ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल बेबी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो कोई भी हार्मफुल नहीं होता है, तो आप कोकोनट ऑयल पे अप्लाई कर सकते हैं। उस जगह को आपको कोशिश ये करनी कि दिन में कम से कम एक बार उस जगह को खुला रखना है, थोड़ा हवा लगने देनी है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में आ सके। टिप नंबर 6, कोड केयर। अब गाइस, जब आपका बेबी घर आता है तो आप उसकी कोड पे देखोगे, यानी कि नाल पे देखोगे एक क्लैंप लगा हुआ होता है, तो उस क्लैंप को आपको बिल्कुल भी खोलने की कोशिश नहीं करनी है, वो अपने आप ही टाइम के साथ गिर जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी कोड से कोई डिस्चार्ज ना आ रहा हो, कोई पस ना आ रहा हो, कोई ब्लड ना दिख रहा हो। अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप इस चीज में बिल्कुल भी देरी करती हैं तो ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है आपके बेबी के लिए। तो आपको उस जगह की केयर बहुत ज्यादा करनी है। अगर आपने बेबी को बात करवाया है तो उस एरिया को आपको ड्राई करना है, उसे गीला नहीं छोड़ना है। गीले छोड़ने से वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है और आपकी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए आपको उस जगह का बहुत ज्यादा ध्यान करना है। अगर आप बेबी को ऑयलिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको, या बेबी के कपड़े चेंज करते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान करना है कि उस कॉर्ड की पे बार बार कुछ चीज लगे ना। अगर कुछ चीज बार बार लगेगी तो वहां से ब्लीडिंग होने का डर रहता है, तो आपको इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिप मेरी तरफ से होगा आई डिस्चार्ज। अब गाइस, जब आपका बेबी डिलीवर होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि बेबी की आई में से डिस्चार्ज हुआ होता है, तो उस डिस्चार्ज के लिए आपको कोई भी स्पेशल मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि शुरुआती बच्चों में ऐसा अक्सर होता है। बट अगर आपका बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, आंखें चिपक जा रही है बेबी की, तो आप ये कर सकते हैं कि गुनगुना पानी लेके उसमें 3-4 कॉटन के बॉल्स डाल के उस बॉल को पानी में डिप करके आईज को क्लीन करके कॉटन को डिस्पोज कर देना है। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आई की क्लीनिंग अंदर से बाहर की तरफ होती है, बाहर से अंदर की तरफ कभी नहीं होती। आपको हमेशा अंदर से बाहर की तरफ करना है क्लीन। उसके बाद उस कॉटन बॉल को डिस्पोज कर देना है। उस कॉटन बॉल को आपको दोबारा यूज नहीं करना है, क्योंकि वो जब आपने क्लीन करी तो वो इन्फेक्टेड हो गई है, और आप दोबारा उसे करेंगे तो वो पूरा पानी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए उस कॉटन को आपको डिस्पोज कर देना है, उस बॉल को आपको दोबारा यूज नहीं करना है। इसके अलावा फिर भी अगर आपके बेबी का डिस्चार्ज हो ही रहा है आइज से, तो आप बेबी को डॉक्टर के पास ले जाकर कंसल्ट कर सकती हैं। बेबी कई बार डॉक्टर्स बेबी के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, तो वो आपको ड्रॉप डालनी है। इसके अलावा खुद से होम रेमेडी कोई यूज नहीं करनी है। या फिर इसके अलावा आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अपनी मिडिल फिंगर लेके बेबी के इस एरिया पे लेके ऐसे ऐसे ये मसाज आप कर सकती हैं। यहाँ पे आप जेंटली प्रेस करेंगे, उसके बाद आप ऐसे ऐसे ये मसाज दिन भर में 8 से 10 बार दोनों साइड कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप गाइस मेरी तरफ से होगा बाथ। अब अगर आप न्यू मदर है, न्यूबॉर्न बेबी है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब आप बेबी को बात करवा रही हैं। आपको कभी भी बेबी के फेस पर पानी नहीं डालना है। बेबी अगर आप फेस पे पानी डालती हैं तो बहुत बार बेबी नाक और मुंह से पानी को सांस की नली में ले जाता है और वो अपने लंग्स में ले जाता है, जो एक जानलेवा चीज साबित हो सकती है। इसलिए अगर आप बात करवा रही हैं तो बेबी को पहले उसका हेड वॉश कीजिए पीछे की तरफ, उसके बाद उसकी
बॉडी में आप पानी डाल सकती हैं। फेस पे डायरेक्ट पानी नहीं डालना है। इसके अलावा जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो आप स्पंज बाथ भी करवा सकते हैं। पूरे वीक में 1 से 2 बार बेबी को बाथिंग आप करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि जब आप बात करवा रहे हैं तो आपके साथ एक हेल्प अवेलेबल हो तो ज्यादा अच्छा होगा, हस्बैंड या कोई और। बट आप सिंगल मदर होके भी बात करवा सकती है। मैंने अपने बेबी का खुद ही बात कराया था। मैं एक सिंगल मॉम थी, मैंने खुद ही अपने बेबी का बात किया था। मैं इसी तरीके से वॉश करती थी कि पहले मैं उसका हेड वॉश कर लेती थी, उसके बाद फिर मैं उसकी बॉडी वॉश करती थी और फिर हाथ से फेस क्लीन कर देती थी। तो टच वुड मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में बहुत बार ऐसा देखा है कि दाई माँ वगैरह बेबी को जब बात कराती हैं तो वो पता नहीं किस तरीके से फेस पे पानी डालती हैं और बेबी एस्पिरेट कर जाता है। तुरंत वो इमरजेंसी में फिर हॉस्पिटल भाग के आते हैं। कुछ कंडीशन में तो ऐसा होता है कि हम बेबी को बचा लेते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि घर दूर होता है या हॉस्पिटल पहुंचने में उन्हें लेट हो जाती है, हम बेबी को नहीं बचा पाते हैं। तो गाइस आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये मोस्ट कॉमन काज होता है बेबी की डेथ का, तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।